नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। 8 में पहले चरण में मतदान हो चुका। तो इस तरह कुल 16 लोकसभा क्षेत्र मतदान की प्रक्रिया से गुजर रहे उत्तर प्रदेश में। कुल 80 सीटें, उसमें 16 में मानकर चलिए कि मतदान की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है आज शाम तक। 8 में हो चुकी, 8 में आज शाम तक हो जाएगी। ये 16 सीटें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का एक मोटा मोटा अनुमान दे देगी। यहां इन 16 सीटों पर जो जनादेश का स्वर सुनाई देगा, यहां से जो भाव भंगिमा जनता की निकलेगी वो गाजीपुर और आजमगढ़ तक जाएगी। कुछ विशिष्ट चुनाव क्षेत्रों को हटा दीजिए, जैसे वाराणसी है, इस तरह के। सामान्यतः प्रदेश में हर चुनाव में एक हवा होती है, एक धारा होती है, और वो धारा मोटे तौर पर सहारनपुर से बनारस तक जाती है। मैंने कहा उन क्षेत्रों को हटा दीजिए जहां बहुत बड़े कद के राजनेता चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उनके क्षेत्रों में कई बार धारा के विपरीत भी परिणाम होते हैं, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा होता है। लेकिन सामान्यतः आप मान चलिए कि एक हमको अंदाज हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का में चुनावी ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है आज शाम तक। भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी होगी जाके अंततः 4 जून को। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की स्थिति परिस्थिति क्या होगी। बसपा और मायावती जी ने जो अपना उत्तराधिकारी चुना है आकाश आनंद, उसके बाद बसपा की राजनीतिक सेहत में कोई सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कांग्रेस कहां है उत्तर प्रदेश में, है तो किस स्थिति में। इन तमाम बड़े सवालों का उत्तर मोटे तौर पर एक संकेतक के रूप में आज शाम तक मिल जाएगा, जब उत्तर प्रदेश 16 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया पूरी कर चुका होगा। और देश की स्थिति पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो आज 88 सीटों पर वोट हो रहा है देश में, और ये दूसरा चरण कांग्रेस के लिए डू और डाई का चरण है, करो या मरो। आप कहेंगे भाई ऐसा क्या हो गया, कांग्रेस तो ऐसी कहीं बड़ी रेस में भी नहीं है कि लगे कि भाई वैसी कोई स्थिति हो कि लहर चल रही हो। तो आप ये सुन लीजिए कि पिछली बार कांग्रेस ने 52-53 सीटें जो जीती थी लोकसभा की 2019 में, उसमें से अकेले उसमें से 15 सीटें इन्हीं 88 सीटों से आई थी जिन पर इस वक्त वोट चल रहा है दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया में। सोचिए, 52 में से 15 अकेले इसी चरण ने दी थी कांग्रेस को, जिसमें वायनाड भी थी। वायनाड भी है जहां से राहुल जी लड़ रहे हैं, और उसमें भी केरल ने कांग्रेस को संजीवनी दी थी। केरल में आज सारी सीटों पर वोट है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस के लिए ये लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण डू और डाई का चरण है। इसमें कांग्रेस को न केवल अपनी पुरानी जीती हुई सीटें बचानी होंगी, वरना बल्कि कुछ और अपने विजय के आंकड़े को थोड़ा और आगे भी बढ़ाना होगा, अगर कांग्रेस ये चाहती है कि वो 2019 की परिस्थितियों से बेहतर नजर आए 2024 में। इसलिए मैंने कहा ये चरण कांग्रेस के लिए जटिल है और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। एक चीज और दिख रही है, इस चुनाव में मुद्दे
हर चरण में बदल रहे हैं, हर दूसरे दिन बदल रहे हैं। ये भी एक नयापन है, नव्यता है। अच्छी है बुरी है ये जनता तय करेगी, लेकिन है नयापन। मुद्दे हर दिन बदल रहे हैं, हर चरण में बदल रहे हैं। इसलिए आप राजनेताओं से पूछिए अनौपचारिक बातचीत में कि भाई इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा, तो वो कहते हैं कि भाई साहब इससे कैसे कह दे, बहुत लंबा चुनाव है, 1 जून को वोट है लास्ट, तब तक तो पता नहीं गंगा में कितना पानी बह जाएगा, जमुना में कितना पानी बह जाएगा, कब अचानक से कौन सा मुद्दा आ जाए और 1 चरण को 2 चरण के चुनाव को हिलाकर रख दे और उसके बाद विलुप्त हो जाए। ये बात हो रही। चुनाव शुरू जिस मुद्दे पर जिन मुद्दों पर हुआ था, अभी दूसरे चरण आते आते वो मुद्दे बैकयार्ड में चले गए, नेपथ्य में चले गए, नए मुद्दे आ गए। तो ये बात सच है, इस बार का चुनाव अलबेला है। कोई नजूमी भी ये साहस नहीं कर रहा कि ये घोषणा कर दे कि इस मुद्दे पर ये केंद्रीय मुद्दा है और इसी पर चुनाव होगा। पता नहीं कब कौन सा मुद्दा अचानक से खड़ा हो और धुंध की तरह सब पर छा जाए पूरे राजनीतिक आकाश पर, और उसी ही धुंध के बीच में 2-3 चरणों के चुनाव निपट जाए, फिर आकाश साफ हो जाए, धुंध छट जाए। लेकिन जितनी देर धुंध रहे और उस दौरान उस धुंध के साए तले जितना भी मतदान होगा वो तो उस धुंध से प्रभावित होगा। तो उस दृष्टि से देखिए तो ये दूसरे चरण का मतदान कांग्रेस की संपत्ति बंटवारे के प्लान, कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण का मसला, भाजपा का आरोप कांग्रेस पर, भाजपा का कांग्रेस पर आरोप कि कांग्रेस शरिया शासन चाहती है, शरिया कानून चाहती है, और ओबीसी दलित आदिवासी इन वर्गों के आरक्षण को में से कटौती करके मुस्लिमों को आरक्षण देना, ये जो एक नैरेटिव भाजपा ने सेट किया है, जिस प्रधानमंत्री से लेके गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये जो टॉप गैलेक्सी है बीजेपी की, सब ने इस मुद्दे को प्रमुख मुद्दे के तौर पर इस दूसरे चरण में रखा है। इसलिए जो वोट हो रहा है उसमें इसकी झांकी भी दिखेगी कि ये मुद्दा कितना और कहां तक जनता की समझ में आया है, जनता के बीच में गया है, क्योंकि मुद्दा सेंसिटिव है। कांग्रेस सफाई देती घूम रही भाई, डिफेंसिव मोड में। कांग्रेस कह रही भाई हमारा घोषणा पत्र पढ़ लो, आओ बैठ लो, संग पढ़ ले, डिस्कस कर ले, लेकिन ऐसा तो मत बोलो। कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सफाई देते घूम रहे हैं कि ना हमने ऐसा नहीं किया कि ओबीसी मुसलमानों को ओबीसी संवर्ग में डाल दिया हो, सारा आरक्षण ओबीसी का मुसलमानों को दे दिया हो, ऐसी बात मत कहो भाई। इसका मतलब ये मुद्दा असर कर रहा है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा हमेशा बहुत नाजुक होता है और वो सीधे यहाँ लगता है जाकर जो लाभार्थी वर्ग होता है उसके, और उसको जहां भी ये खटका होता है कि इस आरक्षण में कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, वो सन्नद्ध हो जाता है, बिल्कुल कटिबद्ध हो जाता है कि भाई छेड़छाड़ कोई अगर कर रहा है तो उसको रोको, उसको सबक सिखाओ। अब इस वक्त भाजपा ने नैरेटिव ये बना दिया कि दलित, पिछड़े और आदिवासी, इनको संविधान प्रदत्त जो आरक्षण मिला है उसमें कांग्रेस कतर विरोध करना चाहती है, काट छांट करना चाहती है, और काट छांट करके वहां से हिस्सा निकालकर मुसलमानों को देना चाहती है। अब सफाई का जिम्मा कांग्रेस पर कि वो देश भर को सफाई दे कि वो ऐसा नहीं करना चाहती, प्रमाण दे कि ऐसा नहीं करना चाहती, और सैम पित्रोदा जैसे लोगों पर अंकुश रखे। और चलते चलते एक बात और, मैंने कहा ना हर दिन मुद्दे बदल रहे हैं, हर क्षण मुद्दे बदल रहे हैं। सैम पित्रोदा ने ये जो राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा, इन्होंने जो कांग्रेस के गले में फंदा डाला, उसका परिणाम ये है कि इंटरनेट पर पिछले 5 दिनों में पित्रोदा सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले व्यक्ति बन गए। आप समझ रहे ना कि किस ढंग से, किस तेजी से मुद्दा नीचे तक जाता है।
और विरासत शब्द सबसे ज्यादा सर्च किया गया पिछले 5 दिनों में भारत में। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि जो शोषा पित्रोदा ने छोड़ा था वो शोषा असर नहीं कर रहा? तो लोग खोज क्या रहे हैं, समझना क्या चाहते हैं? यही ना, कांग्रेस भाजपा ने ये जो नारा नया दे दिया प्रधानमंत्री ने कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो नारा नीचे तक पेनिट्रेट कर गया। इसीलिए लोग इंटरनेट पर पिट्रोडा को ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन है पिट्रोडा, क्या बवाल है। और इसीलिए ये विरासत शब्द टाइप कर रहे हैं कि देखिए विरासत में क्या नया फार्मूला आया। तो विरासत का मसला भी चुनाव का प्रमुख मुद्दा बन गया इस दूसरे चरण के चुनाव में। अब राजनीति की विरासत को पित्रोदा का ही विरासत फार्मूला कितना हिला डुला देगा कांग्रेस के, ये भी पता लगेगा जब परिणाम आएंगे दूसरे चरण के चुनाव के। लेकिन इतना तय मान लीजिए, हर पल ये चुनाव करवट ले रहा है, बदल रहा है, क्योंकि मुद्दे बदल रहे हैं, नेताओं की वाणी बदल रही है। इसलिए पहले चरण से दूसरा चरण प्रकृति में भिन्न है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर यही तेवर कलेवर बना रहा सियासत का इस चुनाव में, तो हर चरण पहले चरण से अलग होगा, उसके मुद्दे एक अलग किस्म के तेवर लिए होंगे। धन्यवाद।